हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज चांद कुबा और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सदाबहार टॉपिक, एक हर टाइम जो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता रहता है, एक ऐसा टॉपिक दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हर दिन हमें इस तरह की न्यूज़ हेडलाइंस देखने को मिलती रहती है जहां पर कभी किसी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, कभी किसी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। सो आज हम बेसिकली इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, एंड हमें यह जानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सोर्स क्या है। यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये अवमानना की जो बात कही जाती है, या अगर किसी के ऊपर अवमानना का मुद्दा या केस चलता है तो उसको किस लॉ के तहत या किस कानून के तहत चलाया जाता है, ये जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो एक चीज को समझे कि एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 274th रिपोर्ट, उसमें बहुत ही अच्छे से इस चीज को क्लैरिफाई किया गया था कि देखो भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो अवमानना के लिए पनिश करने की पावर है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कहते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 है और एक आर्टिकल 215 है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, एंड आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि ये ऐसे कोर्ट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अवमानना के लिए या अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जो ये कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें यह भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है, ये एक ऐसा स्टैट्यूट है, एक ऐसा कानून है जो कि प्रोसीजर यानी कि रास्ता बताता है कि कब और कैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अपनी अवमानना या अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। सो बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, जिसको आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, ये एक प्रोसीजरल स्टैट्यूट बता दिया गया, यानी कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर मेंशन्ड है कि अगर अवमानना हुई है किसी कोर्ट की तो उसको कैसे पनिश किया जाएगा। दूसरी बात ये कि व्हाट अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ लोअर कोर्ट्स। अब देखो, कंटेम्प्ट की डेफिनेशन पर आए उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तो हमने बात की, हाई कोर्ट की हमने बात की कि भाई दोनों जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, अगर कोई उनकी अवमानना करेगा तो उनको किस तरह से पनिशमेंट मिलेगी। अब मुद्दा ये उठा कि भाई दूसरे जो कोर्ट्स हैं उनकी अवमानना अगर कोई करता है या उनके ऑर्डर मानने से कोई मना करता है या उनको कोई गलत बोलता है तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए इसी एक्ट में एक हल दे दिया गया, एक सोल्यूशन दे दिया गया। देखिए, सेक्शन 14 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यहां पर कहता है कि आपके पास पावर है आपको अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए। यानी कि अगर कोई आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट करे तो आप इस सेक्शन के तहत उसको पनिश कर सकते हो। सेक्शन 15 में कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ही पावर है किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पनिश करने के लिए अगर किसी और कोर्ट का यहां पर कंटेम्प्ट हो रहा है। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया, किसी ट्राइब्यूनल का कंटेम्प्ट हो गया, तो वो जो मुद्दा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशंस कोर्ट हो गया, अगर किसी का भी कंटेम्प्ट हो रहा है तो वो कहां जाएंगे। सो वो उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। यानी कि उनके केस में भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास आपने पावर दे दी कि वो यहां पर पनिश कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर दी कि भाई मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट हो जाता है तो जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, जो स्टेट का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है इन सिंपल लैंग्वेज, वो एक मोशन मूव करेगा, यानी कि वो कंप्लेंट भेजेगा हाई कोर्ट को, जो भी वहां से जुड़ा हुआ हाई कोर्ट है, एंड उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सो बेसिकली लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ही है। अब आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन, यानी कि मतलब क्या है सर कंटेम्प्ट का। तो हमारा जो स्टैट्यूट है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज ए में सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यानी कि यहाँ पर इलेबोरेटली कंटेम्प्ट की डेफिनेशन तो दी नहीं गई, लेकिन उसमें ये बता दिया गया कि कंटेम्प्ट के दो मतलब होते हैं। कंटेम्प्ट के क्या दो मतलब होते हैं? कहता है जी, एक तो सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है एंड दूसरा क्या हो सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। अब सिविल और क्रिमिनल को इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है
एंड आज की हमारी वीडियो में हम उसको अच्छे से देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, ये वीडियो में हम सिर्फ कंटेम्प्ट की डेफिनेशन ही नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि उसमें सजा क्या मिल सकती है, हम ये भी देखेंगे कि कितने समय तक, यानी कि लिमिटेशन पीरियड क्या है। आज अगर कंटेम्प्ट हो गया तो उसको कितने समय तक जो है कोर्ट उस व्यक्ति को उसके लिए ट्राई करके एंड उसको सजा दे सकती है। एंड अगर मान लो कि किसी को यहाँ पर कोर्ट में केस चल भी रहा है कंटेम्प्ट का, तो वो अपना क्या डिफेंस रख सकता है कि वहां पर वो क्या बोल सकता है कंटेम्प्ट से बचने के लिए। हम ये भी देखेंगे कि अगर मान लो आपको सजा दे ही दी गई, फिर उसके बाद आपके पास क्या रेमेडी है, क्या आप माफी मांग के छूट सकते हो या अपील की कोई रेमेडी है वगैरह वगैरह, वो हम सब सारे एस्पेक्ट यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमारा ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, हम उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो हमने सेक्शन 2 क्लॉज ए की बात की, जहां पर कहा गया कि कंटेम्प्ट मतलब सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब सेक्शन 2 क्लॉज बी में क्या कहा गया कि सिविल कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है जी विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और द प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट। दूसरी बात, willful breach of an undertaking given to a court। वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, सिविल कंटेम्प्ट कब हो जाएगा, कहता है कि मान लो कोर्ट ने कोई आपको ऑर्डर दे दिया, या मान लो कोर्ट ने कोई भी आपको यहाँ पर डायरेक्शन दे दी कि भाई ये करो ये नहीं करो, कहा कि आप मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई सामने वाली पार्टी ने आपको आके कहा कि भाई बिल्डिंग मत बनाओ, आप नहीं माने, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, इंजंक्शन मान ली कि भाई ये जो है मेरी जमीन पर बिल्डिंग बना रहा है मेरे से पूछे बिना। मान लो कोर्ट ने कहा कि भाई मिस्टर एक्स, आप थोड़े दिन के लिए बिल्डिंग मत बनाओ, पहले हम यहाँ पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि असली मालिक कौन है जमीन का, उसके बाद तुम बनाते रहना अगर तुम्हारे केस तुम्हारे फेवर में आ गया। बट आपने कहा कि माय लॉर्ड, मेरे को वेट करने का कोई मन नहीं है, मैं तो बिल्डिंग बनाऊंगा। अब ऐसे केस में जहां पर कोर्ट ने आपको कह दिया कि भाई थोड़ा टाइम रुको, कोई बिल्डिंग की निर्माण मत करो, और आप नहीं माने, तो यहां पर क्या हो गया, आपने सिविल कंटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने आपको यहां पर ऑर्डर पास किया कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, इंजंक्शन आपको दी एंड आप नहीं माने। सो इन दैट केस आपने सिविल कंटेम्प्ट यहां पर कमिट कर दिया। लेकिन उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों को हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले तो जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, किसी भी कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, जरूरी नहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसी भी कोर्ट ने आपको जो ऑर्डर दिया है वो एक वैलिड ऑर्डर होना चाहिए। वैलिड ऑर्डर मतलब क्या, वैलिड ऑर्डर का मतलब ये है कि वो जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो कोर्ट की कैपेसिटी में होना चाहिए, यानी कि कोर्ट की वो कैपेसिटी उतनी थी कि वो आपको उतना ऑर्डर दे सके। अगर कोर्ट की कैपेसिटी नहीं है, आप कर सकते हो कंटिन्यू अपना काम, आप मानने से मना कर सकते हो, आप कह सकते हो कि सर आपकी इतनी जो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है मामला, तो फिर आप ऑर्डर नहीं दो, राइट। दूसरी बात ये कि विलफुल एंड डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल डिसओबीडियंस को ही यहां पे कवर किया गया है, यानी कि आपने कोई डिसओबीडियंस की है अगर कोर्ट के ऑर्डर की, कोई मानने से मना किया है, अवमानना की है कोर्ट के ऑर्डर की, तो वो इंटेंशनल होनी चाहिए, वो सोची समझी बात होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको गन पॉइंट पर आकर कहा कि भाई कोर्ट की अवमानना करो एंड आपने कर दिया, वो विलफुल नहीं है, वहां पर आपकी इंटेंशन नहीं थी, वहां पे आपकी नेसेसिटी थी, मजबूरी थी, आपको जान बचानी थी। सो बेसिकली क्या है कि आपका विलफुल डिसओबीडियंस होना चाहिए, तभी आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है, यानी कि डेलिब्रेट, सोचा समझा कंटेम्प्ट होना जरूरी है। सो ये है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट बड़ा ही इजी है कि आप कोर्ट की जो है बात मानने से मना कर दो। अच्छा, एक छोटी सी और बात यहां पर मैंने लिखी कि विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग। विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि मान लो कोई कोर्ट का केस चल रहा है, उसमें आप एक पार्टी हो, कोर्ट से आपने प्रॉमिस किया कि माय लॉर्ड अगले 3 महीने तक मैं कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करूंगा उस जमीन के ऊपर। कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाइड है एंड कोर्ट ने आपका जो वो प्रॉमिस था, अंडरटेकिंग थी, वो मान लिया। आपने अंडरटेकिंग देके कोर्ट से बाहर निकले एंड जाते ही काम शुरू कर दिया। कोर्ट को आपने यहां पर क्या किया, चीट कर दिया, क्योंकि अंडरटेकिंग में आपने प्रॉमिस किया था और अब जो है आप उस प्रॉमिस के अगेंस्ट जा रहे हो, उस अंडरटेकिंग के अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, सिविल कंटेम्प्ट बेसिकली। फिर आगे बढ़ते हैं जी।
सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या कहता है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट को यहां पर हम समझ लेते हैं। अगेन, सिविल कंटेम्प्ट में ऑर्डर नहीं मान रहे हो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो, कुछ शब्दों के द्वारा या लिखित में कुछ ऐसी पब्लिकेशन कर दी, कुछ बोल दिया जो कि कोर्ट की जो ऑनर है या कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जाता हो, या फिर कोर्ट को काम करने में अड़चन पैदा करता हो। आपके अगर कोई ऐसे एक्शन होते हैं तो आपको यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी ठहरा जाएगा। पढ़ते हैं, कहता है जी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है। इट इंक्लूड्स द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स, रिटन, स्पोकन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर। कहता है कुछ भी आप एक्शन करो, इसमें इतना ही कहा है कि चाहे आप बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे पब्लिकेशन करके आपका कोई भी ऐसा एक्शन हो विच scandalizes or tends to scandalize, lowers or tend to lower the authority of the court, यानी कि उस एक्शन से अगर कोर्ट की अथॉरिटी लोअर होती हो, कोर्ट की अथॉरिटी जो है वो घटती हो दुनिया की नजरों में, पब्लिक की नजरों में, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो गया। दूसरा क्या है, प्रिजुडाइजेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, डोंट वरी। तीसरा क्या है, इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। अब इसको थोड़ा सा, ये 3 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा यहां पर विद एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहला कहता है कि भाई स्कैंडलाइजिंग और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, कोई ऐसा भाषण दिया, कोई ऐसी पब्लिकेशन की जो कि लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। जैसे कि आपने किसी को डिफेम कर दिया, किसी जज को डिफेम कर दिया, किसी जज के ऊपर अटैक कर दिया, या फिर एक ग्रुप ऑफ जजेस के ऊपर अटैक कर दिया, पूरे कोर्ट के ऊपर ये अटैक कर दिया कि इनको कुछ नहीं आता, इन्होंने ये जो जजमेंट दिया है ये बिल्कुल ही बकवास है, एंड इनकी, मेरे को तो इनकी डिग्रियां चेक करवाओ, एंड ऐसा कुछ बोल दिया मान लो। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग जाएगा, बिकॉज यहां पर आपने क्या किया, स्कैंडलाइज द अथॉरिटी। अब बात उठती है कि साहब क्या हम फेयर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते? तो फेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, इस चीज को समझकर चलने की बात है। अभी हम बात करेंगे अरुंधति रॉय केस की। तो अरुंधति रॉय का एक केस हुआ था, 2002 का ये केस है। उसमें क्या हुआ था कि अरुंधति रॉय, मिस अरुंधति रॉय जो है, उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा एक्शन कर दिया था या ऐसे कुछ शब्द बोल दिए थे जिससे, एक पब्लिकेशन थी बेसिकली उनकी, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है उसको झटका लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्पष्ट कहा है कि भाई आपके जो वर्ड्स हैं, आपको डेफिनेटली सेक्शन आर्टिकल 19(1)(a जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपको इतना संभल कर तो इस्तेमाल करना ही होगा कि वो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज या लोअर ना करे। सो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, राइट। आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम अभी आएंगे डिफेंस के ऊपर भी, वहां पर इसको और ज्यादा ध्यान से देखेंगे ना। स्कैंडलाइजिंग एंड लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट में यहां पर विजय कुरले का एक केस हुआ है 2019 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नो लिटिगेंट हैज अ राइट टू एट्रीब्यूट मोटिव्स टू अ जज, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इस जज ने ये जजमेंट दी है क्योंकि इसका इसमें कोई फायदा है, इसका कोई रिश्तेदार है वगैरह वगैरह, आप इस तरह से उसको मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। No litigant has a right to question the integrity of a judge when the ability, integrity or dignity of the judge are questioned. This is an attack on the institution. बड़ी strict judgment है ये kind of, क्योंकि यहाँ पर आपने बिल्कुल ही आपने एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को, कि भाई कोई भी सवाल आप नहीं उठा सकते एक जज के मोटिव के ऊपर, या एक जज को मोटिव एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एंड अगर आपने ऐसा किया तो वो अटैक माना जाएगा पूरे के पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। दूसरा कहता है जी प्रेजुडिस और इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब देखो भाई, ये जो ट्रायल्स जो हैं, मीडिया ट्रायल्स जो हैं, ये हर रोज हमें देखने को मिलते हैं, हर रोज हमें देखने को मिल रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। अब ऐसे जो भी एक्शंस होते हैं मीडिया की तरफ से, बेसिकली वो यहां पर क्या कर रहे हैं, जो ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यानी कि जो जज ने एक
न्यूट्रल वे में काम करना था। अब वो जज का न्यूट्रलिटी वाला जो पर्सपेक्टिव है उसको आपने क्या किया, उसको आपने पुश किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसा भी अगर किया जाता है तो उसको भी यहाँ पर कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यहाँ पर कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में उसको ला सकती है एंड उसको देख सकती है। तीसरा यहाँ पर क्या कहा था, इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। अब यहाँ पर ये देखिए एनी अदर मैनर कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक रेजिड्यूरी क्लॉज है। रेजिड्यूरी क्लॉज मतलब क्या कि भाई पहले दो क्लॉज में हमने ये बातें कह दी, अब जो बच गया कहता है जी उसको हम तीसरे क्लॉज में काबू कर लेंगे। बेसिकली क्या कि भाई अगर ऐसा कुछ हो, मान लीजिए कि एक पार्टी ने कोई लिटिगेशन की जो पार्टी है, यानी कि मान लो मेरा और मेरे किसी और व्यक्ति के साथ लड़ाई चल रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस व्यक्ति को यहाँ पर थ्रेट लिखना शुरू कर दिया, धमकी देनी शुरू कर दी कि भाई देख ले, पीछे हट जा इस केस से, नहीं तो फिर मैं जो है ऐसा वैसा कुछ कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैंने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया क्रिएट जुरिस्डिक्शन में या जुडिशरी में, जुडिशरी के एक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर यहाँ पर मैंने अगर किसी जज के अप्रोच कर लिया अपने केस को लेकर कि जज साहब इसमें थोड़ा सा मेरे फेवर में डिसीजन दो, तो ऐसा भी क्या हुआ कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया ऐसा करने से। अब ऐसे सभी केसेस में भी जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जा सकता है अंडर दिस। नाउ पनिशमेंट की बात करते हैं। देखिए भाई पनिशमेंट की यहाँ पर जो बात हम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है वो 6 मंथ्स की मिल सकती है। और ये जो पनिशमेंट होगी इट विल बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल और रिग्रेस के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं कि सिंपल पनिशमेंट क्या होती है एंड रिग्रेस पनिशमेंट क्या होती है, उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि पनिशमेंट के अलावा यहाँ पर आपको फाइन भी लगाया जा सकता है कि अगर पनिशमेंट नहीं दी तो हो सकता है आपको फाइन लगा दे, कोर्ट आपको यहाँ पर फाइन लगा सकती है और मैक्सिमम 2000 रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। या फिर कोर्ट ये भी कर सकती है कि दोनों चीज की आपके ऊपर इंपोज कर दी, 6 महीने तक की पनिशमेंट भी दे सकती है प्लस फाइन भी कोर्ट आपके ऊपर इंपोज कर सकती है, राइट। दूसरी बात यहाँ पर इसी सेक्शन 12 में जहां पे पनिशमेंट का प्रावधान है उसी में कहा गया है कि अगर कोर्ट से कोई व्यक्ति माफी मांग ले तो कोर्ट उसको यहां पर माफ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज्ड मे बी डिस्चार्ज्ड और द पनिशमेंट अवॉर्डेड मे बी रिमिटेड ऑन अपॉलजी बीइंग मेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि अगर कोर्ट को ये तसल्ली हो जाए कि बंदा वाकई में यहाँ पर रिपेंट कर रहा है, बंदे को वाकई में यहाँ पर पछतावा है, तो इन दैट केस कोर्ट यहाँ पर माफ कर सकता है सामने वाले व्यक्ति को। पनिशमेंट टू अ कंपनी, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई, क्योंकि आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि कई सारी कंपनीज के ऊपर भी यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही हमने अखबार में पढ़ा भी था कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पर ट्विटर को यहाँ पर ये कहा कि भाई या तो आप हमारे ऑर्डर को मान लो, नहीं तो अपना बैग पैक करो एंड आपके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हम यहाँ पर चलाएंगे। सो बेसिकली सवाल ये उठता है जनाब कि कंपनी के ऊपर कहां तक कंटेम्प्ट लग सकता है, एंड अगर मान लो कंपनी को यहां पर कंटेम्प्ट लगा भी दिया कंपनी के ऊपर, तो कंपनी में सजा किसको मिलेगी, क्या सिर्फ कंपनी को मिलेगी या किसी व्यक्ति को भी मिलेगी? तो यहां पर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन हमें देखने को मिलती है सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में। ये क्लैरिफिकेशन है, कहता है जी वेयर अ कंपनी इज फाउंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट, every person who at the time of contempt was committed was in charge of as well as the company shall be deemed to be guilty। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कंपनी को कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि आप अपने ट्वीट हटा दो, ये जो भी स्कैंडलस ट्वीट्स हैं, ये जो भी गलत ट्वीट्स हैं जिनसे समाज में हिंसा पैदा हो सकती है, या कोई भी ट्वीट है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट मान लो जा रहा है, ट्विटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, राइट। वो कहा कि हटाओ, जो ट्विटर है उन्होंने कहा कि बिल्कुल हटा देंगे जी, हमें आप 1 हफ्ते का टाइम दो या 10 दिन का टाइम दो, हम उसको हटाएंगे। लेकिन ट्विटर ने ये अंडरटेकिंग देने के बाद मान लो नहीं हटाया वो ट्वीट, या कोई भी कंपनी ने कोई अंडरटेकिंग कोर्ट को दी एंड उसको प्रॉमिस किया कोर्ट को कि भाई हम ये काम कर देंगे, एंड उसके बाद वो काम नहीं हुआ। अब इन दैट केस क्या हुआ, आपने अपनी ही दी गई अंडरटेकिंग का ब्रीच किया है। सो यहाँ पर बताया गया है कि भाई
कंपनी भी दोषी मानी जाएगी। एंड जिस समय कंटेम्प्ट हुआ, यानी कि जिस समय कोर्ट की अवमानना हुई है, उस समय में जो कंपनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे या जो कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनको भी यहां पर कंटेम्प्ट के लिए दोषी पाया जाएगा एंड दोनों को यहां पर सजा दी जाएगी। राइट, कंपनी को क्या सजा, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है ना। एंड जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उनको आप 6 महीने तक के लिए जेल में भी डाल सकते हो। राइट, सो इस तरह से कंपनी के ऊपर भी जो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है वो यहां पर लगाई जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का क्या मतलब होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज कोई क्राइम हो गया या आज कोई ऑफेंस कमिट हो गया, आज के कितने टाइम तक आप उस ऑफेंस से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर कोर्ट में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई क्राइम हो गया तो किसी केस में ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल होता है, यानी कि आज से 1 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में जाना होगा। किसी में ये 10 साल भी हो सकता है कि अगर आज कोई क्राइम हुआ है तो आज से 10 साल तक आप कोर्ट में जा सकते हो उस क्राइम के अगेंस्ट। कहीं पर ये आपको 12 साल भी मिलेगा, 12 ईयर्स भी मिलेगा, एंड कहीं पर हो सकता है आपको इससे ज्यादा भी मिले। सो बेसिकली लिमिटेशन का पीरियड ये बताता है कि एक मुद्दा जो आज हो चुका है या एक ऑफेंस जो आज हो चुका है, उसको आप कोर्ट में कितने समय तक ले जा सकते हो, कितने समय उस ऑफेंस के बाद आप कोर्ट में जा सकते हो। सो यहां पर जो सेक्शन 20 है दी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का, वो कहता है कि भाई मैक्सिमम पीरियड जो है वो है 1 साल। यानी कि अगर आज कोई कंटेम्प्ट होता है कोर्ट का, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, आज के 1 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा या फिर कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट खुद से भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। लेकिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 साल है, तो कंटेम्प्ट कमिट होने के 1 साल के अंदर अंदर, उसके अंदर अंदर आपको यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। फिर डिफेंस, यानी कि भाई आप मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस चल रहा है कि आपने कंटेम्प्ट किया है, तो सिविल कंटेम्प्ट का अगर मान लो आपके ऊपर केस चल रहा है, वहां पर आप अपनी क्या दलील दे सकते हो, क्या डिफेंस दे सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पर ये प्रूव कर सकते हो कि भाई जो मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कि मैंने कोई आपका ऑर्डर मानने से जो मना किया है वो विलफुल नहीं था, मेरे से धक्के से मेरे से यहाँ पर उसका जो है यहाँ पर मानने से मना करवाया गया, या फिर मेरे को कहीं पर कैद कर लिया मान लो और मुझे यहाँ पर धमकी दी एंड मुझे वो ऑर्डर मानने से मना किया गया। दूसरी बात यहाँ पर कहो कि भाई मेरे पास तो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं, नो नॉलेज ऑफ द ऑर्डर एट ऑल। यानी कि अगर मान लो कोर्ट ने आपसे कहा कि भाई मिस्टर एक्स, क्यों आपने ऑर्डर नहीं माना हमारा, क्यों ना आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगाया जाए, क्यों ना आपको 6 महीने की सजा दे दें, तो आप वहां पर कह सकते हो कि माय लॉर्ड, मेरे पास तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे तो कभी कोई ऑर्डर नहीं आया, आपके ऑर्डर का मेरे को पता ही नहीं है कि आपने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है, अगर दिया होता तो मैं तो सर मानता है, आप पता है मैं तो कितना अच्छा आदमी हूँ। राइट, तो इस तरह से फिर कहता है जी ऑर्डर में हैव मोर देन वन रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। आप वहां पे ये भी कह सकते हो कि सर आपने ये जो लाइन लिख दी कि ये काम करना है, सर इसके कई सारे मतलब निकलते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या काम करना है, कैसे काम करूंगा एंड एटसेट्रा। इस तरह से आप कह सकते हो कि सर आपका जो ऑर्डर है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसके कई सारे मायने, कई सारे मतलब निकलते हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। फिर आप ये भी यहाँ पर दलील दे सकते हो कि सर आपने जो ऑर्डर दिया है इट इज इम्पॉसिबल टू डू, इसकी कंप्लायंस जो है वो करना मुश्किल नहीं, असंभव है। राइट, सो ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरह से आपके ऑर्डर को मानना असंभव है। फिर कहता है जी लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। आप ये प्रूव कर सकते हो कि माय लॉर्ड आपने ऑर्डर तो पास कर दिया लेकिन आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता ये ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल कि किसी सिविल कोर्ट ने यहाँ पर कोई ऑर्डर पास कर दिया एंड आपको वो क्रिमिनल कोर्ट जो क्रिमिनल केस की सजा आपको दे दी। देखिए हम इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे किसी दिन, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन का मतलब छोटा सा अगर मोटा मोटी समझे तो मतलब क्या होता है। देखिए मैं एक छोटा कोर्ट हूँ, एक लोअर कोर्ट हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक लोअर कोर्ट हूँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 2nd क्लास मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास जो मैक्सिमम पावर है वो 1 साल की सजा देने की पावर है, ठीक है। और मैंने किसी को सजा दे दी यहाँ पर 3 साल की, भाई मेरी ज्यूरिसडिक्शन से मामला बाहर हो गया, राइट। एंड कोई ऐसा मैंने केस सुन लिया जो कि मैं सुन ही नहीं सकता, तो और मैंने उसमें 3 साल की सजा भी सुना दी, तो क्या हो गया, मैंने जो ऑर्डर पास किया है उसकी अवमानना अगर हो भी गई
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो ऑर्डर पास किया वो मेरी कैपेसिटी में नहीं था सर कि मैं उस ऑर्डर को पास कर भी पाऊं। फिर यहां पर डिफेंस इन क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 3, 4, 5, 6 एंड सेक्शन 13 ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में दिए गए हैं। ये डिफेंसेस आप वहां पे पढ़ें तो इसमें क्या कहता है जी, इनोसेंट पब्लिकेशन, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया जो कि डिफेम कर रहा है जज को या फिर प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डिरेल कर रहा है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि सर इट इज एन इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, एक ऐसी पब्लिकेशन है सर, मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कोई केस आपके पास अभी पेंडिंग है, मुझे लगा कि केस हो गया इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिव्यू डाल दिया। मुझे पता होता कि सर ये केस पेंडिंग है एंड अगर मैं अपनी कोई पब्लिकेशन डालूंगा तो इसके ऊपर अनड्यू आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो सर मेरी हिम्मत थोड़ी ना है कि मैं आपके ऊपर ऐसे अनड्यू प्रेशर, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर ये डिफेंस दिया गया। दूसरी बात क्या है, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग, मान लीजिए कोई केस चल रहा है, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी, अब वो रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर जो भी हो रहा है बस आपने उसको एज इट इज लिख दिया, अब उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट थोड़ी ना है। आज कोई कोर्ट ने वर्डिक्ट दी, आपने उसको एज इट इज अपनी अखबार में छाप दिया, वो कंटेम्प्ट नहीं है। अगर आप उसके बेसिस पर, उस वर्डिक्ट के बेसिस पर कोर्ट को ही गलत बोलना शुरू कर दो, कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठाने शुरू कर दो कि ये कैसे जज हैं भाई, फिर दिक्कत है। लेकिन अगर कोई जजमेंट आई, आपने ऐसे छाप दी, उसमें क्या दिक्कत होगी, ठीक है। सो वो फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट्स इज नो कंटेम्प्ट। फेयर क्रिटिसिज्म मींस व्हाट, आप ये कह सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है बेसिकली, आप ये कह सकते हो कि यार ये जो जजमेंट आई है इसको यहां पर दूसरे पहलू से भी देखा जा सकता था, कोई और तरीके से भी इसको यहां पर डिसीजन को दिया जा सकता था। सो फेयर क्रिटिसिज्म हो गया। यहां पर पर्सनल अटैक्स नहीं होते, यहां पर ये नहीं होता कि ये तो जज ही ऐसा है, इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हायर कोर्ट्स इन गुड फेथ। मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का जो जज है आपको लगता है कि वो ही इज नॉट दैट कैपेबल, या उन्होंने यहाँ पर कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर दी किसी केस में, आपको ऐसा लगा, तो आपने क्या किया, हाई कोर्ट के जज को यहाँ पर गुड फेथ में, यानी कि अच्छी इंटेंशन के साथ कोई कंप्लेंट कर दी, ना कि कोई ग्रज उसके साथ निकालने के लिए, कोई दुश्मनी निकालने के लिए लोअर कोर्ट के जज के साथ नहीं, बट गुड फेथ में कि यार थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको इंटरवेन करने की जरूरत है हाई कोर्ट को, एंड आकर देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अब इन दैट केस जो है कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा लोअर कोर्ट का। फिर कहता है जी, नो पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द कंटेम्प्ट is of substantial nature and it substantially interferes with the due course of justice। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई कंटेम्प्ट कर भी दिया, लेकिन वो कंटेम्प्ट ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, कोई अवमानना कर भी दी एंड ज़्यादा सीरियस नेचर की नहीं है, तो कंटेम्प्ट के दोषी तो ठहराए जाओगे, लेकिन आपको उसमें सज़ा से बख्शा जा सकता है। आगे बात करें तो रेमेडी अगेंस्ट दी ऑर्डर पास, ये आखिरी 1-2 स्लाइड्स रह गई। रेमेडी अगेंस्ट दी ऑर्डर पास्ट, यानी कि अगर मान लो आपको कंटेम्प्ट का दोषी ठहरा भी दिया गया, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, तो उसमें आपके पास क्या रेमेडी है, आप आखिरी में कर क्या सकते हो। तो भाई एक तो सेक्शन 12 में आपको अपॉलॉजी का प्रावधान दे दिया गया कि भाई माफी मांग लो, बिल्कुल आप एकदम कोर्ट के सामने जाकर कह दो कि सर मेरे से हो गई गलती, अब आप कर दो माफ, तो कोर्ट आपको माफ कर सकता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपको जेन्युइन रिपेंटेंस हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजा से बचने के लिए आपने कह दिया, राइट। तो एक तो ये, दूसरा आपके पास अपील का प्रावधान है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट सेज कि भाई इट इज अ राइट, मैटर ऑफ राइट, यानी कि आपके पास अपील का प्रावधान है एंड कोई आपसे ये अपील का प्रावधान छीन नहीं सकता। इट शैल बी अ मैटर ऑफ राइट। अगर हाई कोर्ट की जो जजमेंट, क्योंकि देखो कंटेम्प्ट की केस में कौन पनिशमेंट दे रहा है, या तो हाई कोर्ट दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सो मान लो हाई कोर्ट का कोई सिंगल जज का बेंच जो है उसने आपको पनिशमेंट दी, तो उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास चली जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर हाई कोर्ट के कोई डिवीजन बेंच ने आपको सजा दी है, उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। सो ये था जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। अब इसको लेकर देखो कंक्लूजन में हम क्या यहाँ पर देखते हैं। देखो ये एक ना काफी ज्यादा चर्चित एक्ट है, जहां पर बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं कि भाई इसमें थोड़ी सी देयर इज अ स्कोप
फॉर अमेंडमेंट इन दिस एक्ट एंड इसको बैलेंस्ड बनाने की जरूरत है, आज के हिसाब से इसको ढालने की जरूरत है। इसकी पूरी जर्नी अगर हम देखें ना, कंटेम्प्ट वाले जो टॉपिक है उसकी अगर हम जर्नी देखें तो एक केस हुआ जी ब्रह्म प्रकाश शर्मा, 1953 का ये केस था, जिसमें एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें बताया गया था कि जो लोअर जुडिशरी के 2 ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है। एक स्टेटमेंट आई थी बार काउंसिल के द्वारा, आई मीन लोअर बार के द्वारा किसी स्टेट में, उसमें कहा गया था, यूपी की स्टेट में था ये केस, उसमें कहा गया कि ये जो 2 लोअर जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं ये बिल्कुल इनकम्पिटेंट है, इनको कुछ नहीं आता। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार ठीक है, अगर किसी की कैपेसिटी के ऊपर आपको डाउट है आप यहाँ पर ये बोल सकते हो, इसको कंटेम्प्ट नहीं मानेंगे। फिर विजय कुरले का केस हमने पढ़ा, अभी हमने देखा उसमें क्या कहा कि भाई आप जज के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकते। सो देखो बेसिकली हुआ क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम यहाँ पर आपको जजमेंट्स मिलती हैं। ब्रह्म प्रकाश में बिल्कुल ही आपने छोड़ ही दिया, उन्होंने कहा जी जजेस इनकम्पिटेंट है, आप कहते कोई बात नहीं, कह लो कोई बात नहीं, नो कंटेम्प्ट। एंड विजय कुरले में आपने कह दिया कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर किसी जज को आप पर्सनल अटैक करो। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो पूरा कंटेम्प्ट का जो टॉपिक है इसमें सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स बार बार हमें देखने को मिलती हैं, जो कि आपस में भी कई बार कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। सो अल्टीमेटली डिमांड क्या उठी है जो स्कॉलर्स हैं, लॉ के जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा, एंड बार जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा, वो डिमांड यही है कि भाई इस लॉ को, द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसको रिविजिट किया जाए, इसको बैलेंस्ड बनाया जाए, इसको ऑब्जेक्टिविटी दी जाए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या कि ये कंप्लीटली जजेस की डिस्क्रिशन के सहारे ना छोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट उसमें दे देता है, कोई बेंच कुछ और वर्डिक्ट दे देता है, कोई ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कोई कम सेंसिटिव होता है। इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी लानी ज़रूरी है। सो ये था जी हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 एंड ये था पूरा मुद्दा। आई होप कि अब आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होगी कि ये जो हर दिन हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना ये सुनते रहते हैं, इसका सोर्स क्या है, इसमें लीगल एंगल क्या है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर ओनली। थैंक यू वेरी मच।